तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 108 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। देखिएगा सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ आश्रम के नाम दिए हुए और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आश्रम जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। जिसमें से आप एक देख रहे होगा ना, ये तो बहुत प्रसिद्ध आपको पता होगा, साबरमती आश्रम है ना। कहाँ है स्थित, तो ये आपका गुजरात में स्थित है और ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था, मतलब बनाया गया था। सबसे पहले आते हैं सेवाग्राम। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम जो है 1936 में, ठीक है 1936 में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया, तो ये वर्धा, वर्धा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ये किसके द्वारा बनाया गया, तो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं टॉलस्टॉय फॉर्म, ये आपका 1910 ईस्वी में कहाँ, तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा बनाया गया। अगर बात करें साबरमती आश्रम के बारे में तो 1915 में इसे कहाँ बनाया गया, तो गुजरात में बनाया गया था। ठीक है, साबरमती आश्रम की जो स्थापना है कब की गई थी, तो 1915 में इसकी स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा पता चल गया कि भाई ये तीनों के तीनों गांधी जी के द्वारा बनाया गया। नहीं कौन बनाया गया, तो नहीं बनाया गया पवनार आश्रम, है ना। कौन सा, तो पवनार आश्रम। अगर बात करें पवनार आश्रम के बारे में तो देखिएगा पवनार आश्रम जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे किसके द्वारा बनवाया गया, तो पवनार आश्रम विनोबा भावे के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ बनवाया गया था, तो ये बनाया गया था महाराष्ट्र का एक वर्धा जिला है और इस जिले में एक गांव है दैट इज पवनार गांव। तो इसी पवनार गांव में क्या किया गया था, तो पवनार आश्रम की स्थापना की गई थी। किसके लिए किया गया था, तो ये महिलाओं के लिए बनाया गया था। किस प्रकार की महिलाओं के लिए, तो वो महिला जो संन्यास ले लेती थी। जैसे आप मीरा का स्टोरी सुने हो, कृष्ण और मीरा, तो उस टाइप की जो महिला होती थी जो दीन दुनिया से संन्यास ले ली, भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहे या देश के लिए भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहती थी, उन्हीं के लिए पवनार आश्रम की स्थापना की गई थी। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा कि ये जो पवनार आश्रम है इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी, तो ये की गई थी महिलाओं के लिए। ठीक ना, किसके लिए, महिलाओं के लिए। और खास के कौन महिलाओं के लिए, तो जो महिला अपने जीवन से क्या ले लेती थी, तो संन्यास ले लेती थी। और भी अगर देखें तो 1940 में एक आंदोलन चलाया गया था दैट इज व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये आपका कहाँ से शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये जो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये भी आपका कहाँ से शुरू हुआ था, पवनार आश्रम से ही शुरू हुआ था, पवनार आश्रम से। अगर बात करें विनोबा भावे के बारे में तो इनके बारे में 2-3 फैक्ट आप याद रखना। गांधीवादी नेता थे। 1940 में जो व्यक्तिगत आंदोलन शुरू हुआ था उसके पहले नेता कौन थे, पहले नेता तो वो थे आपके कौन, विनोबा भावे ही थे। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा 1950 के लमसम में आपका एक आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन, तो भूदान आंदोलन। इस चीज को भी याद रखिएगा, भूदान आंदोलन जो है, भूदान आंदोलन ये कब चला था, तो 1950-1951 के बीच में। ठीक है, 1950-1951 के बीच में भूदान आंदोलन चला था जो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पवनार आश्रम। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गई है। अच्छा, कोई भी पक्षी लुप्त प्राय हो रहा है इसके बारे में कौन बताता है, तो इसके बारे में एक संगठन बताता है जो आपका एक रेड डेटा बुक लिस्ट निकालता है। फिर से सुनना, एक IUCN करके एक संगठन होता है जो एक बुक निकालता है, जो एक डेटा पब्लिश करता है ना, एक डेटा पब्लिश करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। उसमें क्या होता है ना, उस प्रकार के पक्षी, उस प्रकार के जानवर का चर्चा होता है जो आपका क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है, जिनकी संख्या घटती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चूंकि ये इंडिया और इंडिया के आसपास के क्षेत्र में ही ये पक्षी पाया जाता था इसलिए इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही नहीं, जैसे आप डोडो पक्षी का नाम सुने हो, डोडो पक्षी का नाम, जैसे आप गिद्ध का नाम सुने होगे ना, अब तो खैर इसका नाम ही बस सुनने को मिलता है, अब ये नहीं दिखता है, बहुत कम ये दिख रहा है। तो अब ये सब के बारे में कब बताया गया, तो 2015 ईस्वी में,
2015 ईस्वी में एक संगठन है IUCN, इसके द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया और इसमें यह बताया गया कि 11 ऐसे पक्षी हैं जो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या दर बदर क्या हो रही है, घट रही है। आखिर संख्या कैसे घट रही है, तो किसी भी पक्षी को, किसी भी जीव को अगर उनके अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे आज के टाइम में देखो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, आज के टाइम में देखो पेड़ पौधे की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। इससे क्या हो रहा है ना कि आदमी विनिर्माण के चलते में क्या कर रहा है, पेड़ पौधा काट रहा है, और जो जीव जंतु होते हैं वो नेचुरल चीज जगह पर ही रहते हैं, वो हमारे जैसे इस घर में नहीं रहते हैं। तो चूंकि वो सब का संख्या घट रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जगह कम हो रहा है ना, इसी वजह से इनका जो अपना इन्वायरमेंट है, इनके अनुकूल इन्वायरमेंट है, ये क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और इसीलिए इनकी संख्या क्या हो रही है, घटते जा रही है। अगर बात करें IUCN के बारे में तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, देखिएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन देखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। और अगर इसके बारे में देखें कि इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका ग्लैंड नामक एक शहर में। और ये ग्लैंड कहाँ पड़ता है, ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एक यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक अभ्यारण्य भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक अभ्यारण्य भी है, और यह है कहाँ, तो यह है महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में, महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में। ठीक ना, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आना, देखिएगा भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। देखो जैसे बहुत सारे पार्टी है हमारी सरकार में, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, टीएमसी हो गया, तो वैसे ही आपका एक और पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी उस पार्टी को कहते हैं ना जहाँ पे मेनली आपका क्या होता था, जैसे लेफ्ट विंग और राइट विंग का आप नाम सुने हो, उसी के बीच में जो आता था मेनली कम्युनिस्ट पार्टी उसको कहा जाता था ना, जहाँ पर आपका सबके साथ समान भाव टाइप का काम किया जाता था, उसी को कहा जाता था। और इसकी स्थापना बहुत पहले हुई, पता है, आजाद भारत के पहले इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। शायद आप उन व्यक्ति का नाम जानते होंगे, एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और अगर और भी देखें इनके बारे में, तो इस पार्टी का जो पहला बार सरकार बना था वो अपने भारत के किस राज्य में बना था, तो पहले तो आप देख लो इसका इतिहास। 1925 में किसका, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1925 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो एक आपका कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कौन थे, तो एम.एन. रॉय, इनके द्वारा ही क्या किया गया था, तो इस पार्टी का निर्माण किया गया था। अगर अपने देश के अकॉर्डिंग देखें तो किस राज्य में, तो भारत का एक शहर, भारत का एक राज्य केरला में ही आपका कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार पहली बार बना था। ठीक है, कहाँ बना था, पहली बार केरला में बना था। ठीक है, अगर आज के बारे में देखें केरला के बारे में, तो इसका नाम चेंज करने का प्रस्ताव क्या रखा गया था, केरलम। और केरलम किस भाषा का शब्द हो गया, मलयालम भाषा का। यहाँ के सीएम के बारे में देखें तो कौन है, तो ये है पिनरई विजयन, और अभी बहुत ज्यादा विवाद में है पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर के बारे में देखें तो गवर्नर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, यहाँ का एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, नौका दौड़। ठीक ना, नौका दौड़ जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, नौका दौड़ जो है आपका केरला का फेस्टिवल है, और बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक ना, चलो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आपसे सवाल करते हैं कि सेवन सिस्टर्स के बारे में आप जानते हो, सेवन सिस्टर जो 7 राज्यों का समूह है नॉर्थ ईस्ट का, मेनली उसी को कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। उसमें से एक राज्य के बारे में हमेशा क्वेश्चन देगा, अगर आपको सवाल देगा कि इनमें से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, तो सिक्किम को हमेशा घुसाता है बीच में ऑप्शन में। यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि सिक्किम जो है ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में शामिल नहीं होता है। कभी कभी इसको क्या संज्ञा दिया जाता है, तो सातों सेवन सिस्टर्स के भाई के रूप में किसको संज्ञा दे दिया जाता है, तो वो दे दिया जाता है आपका किसको, सिक्किम को। और अगर बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम जो है आपका भारत का 22वां नंबर का राज्य बना था, जो कि आपका 35वां अमेंडमेंट के माध्यम से भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट में आ रहा है
फोर्ड में देखना, देखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। कितना लोग तो इसका फुल फॉर्म गलत बोल देते हैं, बोलते बोलते ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सवाल क्या कर रहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के किस विकास का श्रेय, क्या ही बोल रहे भाई, सुनो फिर से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन, ठीक है, कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। देखो यहाँ पे कितना चीज आपको बता दिया क्वेश्चन में ये आपको ये बता दिया कि जो एटीएम मशीन है, ठीक है, इसका आविष्कारक कौन था। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि एटीएम का आविष्कारक कौन था, लेकिन आपको क्या बता रहा है कि जो ये मशीन का जो आविष्कारक है ये कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, तो ये स्कॉटिश है, मतलब स्कॉटलैंड का नाम सुने हो आप, स्कॉटलैंड का ये रहने वाला व्यक्ति था। और ये कहाँ जन्म लिया था, तो ये भारत में जन्म लिया था, है ना। भारत में भी अगर आपसे पूछता है कि कहाँ जन्म लिया था, तो ये हो जाएगा कहाँ, भारत का कौन से शहर में जन्म लिया था, भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है दैट इज मेघालय, तो मेघालय में इसका जन्म हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे कि एटीएम का जो आविष्कारक है ये है कौन, तो जॉन शेफर्ड बैडन है। कौन है, जॉन शेफर्ड बैडन। इसने आपका एटीएम का आविष्कार किया था। अगर आप बात करें एटीएम के बारे में, तो एटीएम में आप देखना ना कि एक डिजिट लिखा हुआ रहता है, वो आपका एटीएम का डिजिट होता है, और वो कितने अंकों का होता है, वो आपका 16 अंकों का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एटीएम का जो पिन होता है, चलो इसको आप ही बताना, एटीएम का जो पिन होता है ये कितने डिजिट का होता है। पैसा निकालने समय बटन दबाते हो ना, वो कैंसिल को जोर जोर से बार बार दबाते हो, और जो पिन को छुपा करके डालते हो वही आपका हो गया एटीएम पिन। तो आप यहाँ पे बताना कमेंट करके कि एटीएम पिन जो है आपका कितने डिजिट का होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज और बन सकता है कि भारत में पहली बार एटीएम का शुरुआत कब हुआ, भारत में किस बैंक ने पहली बार एटीएम की शुरुआत की, या भारत के किस शहर में पहली बार एटीएम का यूज होना शुरू हो गया था। तो अपने भारत की आर्थिक राजधानी दैट इज मुंबई, मुंबई में पहली बार एटीएम का आविष्कार किया गया था, ठीक है, मुंबई में पहली बार एटीएम का आविष्कार किया गया था। और किस बैंक के द्वारा किया गया था, तो HSBC बैंक के द्वारा, HSBC बैंक के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1987 में भारत में पहली बार एटीएम का प्रयोग किया गया था। और आज तो देखो कि एटीएम का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, 24/7 प्रयोग होता है। और इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब तो एटीएम ना मशीन वो उसको क्या कहते हैं, अनाज के लिए भी एटीएम का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप पढ़े हो, गुरुग्राम में पहली बार एटीएम का जो मशीन लगा था, अनाज एटीएम लगा था, है ना, गुरुग्राम में पहली बार भारत में अनाज एटीएम लगा। और अभी उड़ीसा में अनाज एटीएम जो लगा है वो 24/7 लगता है, 24 घंटा वो काम करते रहता है। तो अब देखो कि धीरे धीरे आप डेवलपमेंट की ओर इतना आगे बढ़ रहे हो कि भले पहले बस इससे आप पैसा निकाल सकते थे, पैसा जमा भी कर सकते थे, और अब क्या कर रहे हो, आप इससे अनाज भी निकाल रहे हो, है ना, अनाज भी निकाल रहे हो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे देखना, विश्व उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे एक फेस्टिवल दिया हुआ और आपसे सवाल कर रहा है कि विश्व उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो विश्व उत्सव जो है ना, पहले तो आ जाओ कि ये एक प्रकार का कैसा उत्सव है, तो ये एक प्रकार का फसल का उत्सव है, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारे भारत में ना मैक्सिमम उत्सव जो है या तो सीजन को लेकर के होता है या तो फसल को लेकर के होता है। सीजन को भी छोड़ दो तो ज्यादा जो है आपका फसल को लेकर के होता है। मैक्सिमम फेस्टिवल जो ये फसल से ही रिलेटेड होता है। इवन आप ये देखो ना कि जो हमारा जो त्योहार बनाया जाता है, हर त्योहार में भोजन भी एक दूसरे टाइप का होता है। मतलब भोजन भी होता है कि जैसे आप ना वो देखो दिवाली रहा तो ये चीज खाना है, हर एक फेस्टिवल का भोजन भी अलग होता है। तो हमारे देश का संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म कह लो या फिर सारे धर्म का कह लो, कल्चर ही ऐसा है जहाँ पे हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है कमाने का, वो अपने सामान को बेचे और अपनी स्थिति भी अच्छा कर सके। तो भारत में मैक्सिमम फेस्टिवल जो है वो आपका फसल से रिलेटेड है। तो जो विश्व उत्सव है ये भी एक प्रकार का फसल का ही उत्सव है। और कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ, केरल में। केरल का एक और फेस्टिवल बड़ा प्रसिद्ध है, कौन सा, तो हो जाएगा ओणम। ओणम भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। चलो कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, अगर बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो यहाँ का एक पूजा बहुत फेमस है, पता है कौन सा, पोइला वैशाख। नाम सुनिए आप इसका, पोइला वैशाख। पोइला वैशाख जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का। और आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, देखिएगा यहाँ पे, इसको कहा जाता है बंगाली नववर्ष। क्या कहा जाता है इसको, बंगाली नववर्ष। आप उठा करके देखना गूगल पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि बंगाली नववर्ष के नाम से किस फेस्टिवल को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पोइला वैशाख। जैसे और देखिएगा, जैसे चड़क पूजा हो गया, गंगा सागर मेला हो गया, ये सारा का सारा कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का। कौन कौन सा हो जाएगा, तो चड़क पूजा,
ठीक है। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला। उसके बाद फिर आप देख लो एक होता है पौष क्रांति, ठीक है, पौष करके ही कुछ है, पूरा नाम क्या हो जाएगा, पौष करके। और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध अपने वेस्ट बंगाल का है वो है आपका दशहरा, जो भी आ भी रहा है। तो दशहरा जो है वेस्ट बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है। अपना आंसर यहाँ पे क्या होना है, डी। अगर बात करें एमपी के बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में देखिएगा दो चार गो फेस्टिवल, जैसे आपका देखिएगा तानसेन का संगीत हो जाएगा। तानसेन संगीत कहाँ का है, तो ये आपका एक तरह का ये फेस्टिवल टाइप का ही मनाया जाता है, तानसेन संगीत, ठीक है, ये एमपी का है। खजुराहो नृत्य जो है, खजुराहो, खजुराहो नृत्य जो है ये भी कहाँ का है, तो ये भी आपका एमपी का है। खजुराहो का जो मंदिर है ये भी वहीं पाया जाता है ना। खजुराहो नृत्य हो गया। फिर निमाड़ उत्सव हो जाएगा, भोरिया उत्सव हो जाएगा, ये सारा कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का निमाड़ उत्सव, निमाड़ उत्सव, ठीक ना। और देखिएगा भोरिया उत्सव, भोरिया उत्सव। एक और देख लो सांची उत्सव, ये सारा कहाँ का हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा एमपी का। अपने बिहार का देखें तो बिहार का तो भाई मोस्ट फेस्टिवल जो आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दैट इज छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ का है, तो ये है हमारे बिहार का। एक और देखिएगा सम्मा चेकवा, सम्मा चेकवा, ये कहाँ का है, तो ये भी हमारे बिहार का, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा 6, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी। देखो इनका पता है ये भारत की रानी थी, पूरे भारत की नहीं थी, छोटे से रीजन की थी। और इनका सबसे ज्यादा जो चर्चा किया गया ना विदेश में किया गया, विदेश में भी कहा, तो आप वेनिस का नाम सुनो, कहाँ का, वेनिस। वेनिस आपका इटली का एक शहर पड़ता है। वेनिस में, वेनिस का एक आदमी, एक यात्री अपना भारत घूमने के लिए आया था, जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो जब भारत आया था घूमने के लिए, भारत भ्रमण के लिए आया था, तो जब दक्षिण की ओर गया तो वो रानी रुद्रमा देवी के बारे में काफी सुना, रानी रुद्रमा देवी के बारे में काफी सुना, और अपने देश में जाकर के इस बात का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था कि भारत में एक महिला शासन कर रही है। आपको पता है टाइम कब का चल रहा है, 13वीं सदी का, 1262 का टाइम चल रहा था जब रानी रुद्रमा देवी शासन कर रही थी। किस वंश में कर रही थी, तो दक्षिण के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश चल रहा था, दैट इज काकतीय वंश, काकतीय वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। कौन था, बीटा प्रथम। और आपको पता है हमारा भारत जो है शुरू से ये कैसा समाज रहा है, तो पुरुष प्रधान समाज रहा है, ठीक है। कैसा समाज रहा है, तो ये पुरुष प्रधान समाज रहा था। और रानी रुद्रमा देवी जो है, हुआ क्या था कि इनके पिताजी शासन शासन कर रहे थे, और उस समय उनके पिताजी का बहुत सारा शत्रु लोग भी, जैसे आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आप देखते हो कि जैसे ही राजा कमजोर होता है, क्या होता है कि मान लो कि कोई भी, मान लो हम अगर राजा हैं, ठीक है, हम अगर राजा हैं और अगर हम 2-4 क्षेत्र को जीत लिए हैं और बड़े बड़े क्षेत्र को जीत लिए और अपने साम्राज्य का पूरी तरीके से विस्तार किए, जैसे ही हम कमजोर पड़ने लगे या मेरा आगे आने वाला वंश जो है वो कमजोर पड़ने लगा, तो क्या होगा, यही होगा ना कि जिसको जिसको भी हम जीत करके जबरदस्ती अपने क्षेत्र में मिलाए हैं, वो सारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगा। वो चीज होता था। रानी रुद्रमा देवी के पिताजी जब शासन कर रहे थे तो उनको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको एक पुत्री मिली थी, और उनको पता था कि हमारा जो भी शत्रु राज्य है वो लगा हुआ है कि जैसे ही इस शासक की मृत्यु होगी, चूंकि इनका तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, और उत्तराधिकारी मतलब क्या होता था, बेटा। उत्तराधिकारी मतलब क्या होता था, पुत्र होता था। लड़की को कभी उत्तराधिकारी नहीं माना गया था भारत के साम्राज्य में। आपको 1-2 शासिका मिल जाएंगी, लेकिन वो भी बेचारी विरोध का ही सामना करते रह गई थी। जैसे रजिया सुल्तान हो गई, रानी दिद्दा हो गई, कश्मीर की जो रानी थी, तो इनके साथ भी यही हुआ। और कहा जाता है ना इनका स्टोरी आखिर इटली में क्यों प्रसिद्ध हुआ, इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि एक महिला थी और इनको इनके घर वाले, इनको इनके पिताजी एक यंग एज तक आने तक इनको लड़का के रूप में बना करके रखते थे। मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ये एक महिला है, ये एक लड़की है। और ये भी क्या करती थी ना, ये भी अपना वेशभूषा ऐसे बना करके रखती थी, बचपन से ये हैबिचुएट हो गई थी कि उनको लड़का के रूप में ही रहना है, सबको ही लगता था कि ये लड़का है। लेकिन आगे जाके राज खुलता है कि नहीं भाई ये लड़का नहीं, ये लड़की है। और फिर आगे जाकर के उनका जनता उनको एक्सेप्ट भी कर लेता है। और इनका रियल नाम क्या था, रानी रुद्रमा देवी, बट ये रुद्रदेव के नाम से शासन कर रही थी। रुद्रदेव के नाम से ये गद्दी पे बैठी थी और शासक बन के काम कर रही थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे बात किसका हो रहा है, रानी रुद्रमा देवी का। किस वंश से संबंधित थी, तो ये काकतीय वंश से संबंधित थी, ठीक ना। इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, काकतीय वंश। और ये आप जो भी यहाँ पे नाम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके दक्षिण वंश के शासक रहे थे, जिनका काफी प्रभाव रहा था, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ
ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भेड़ की त्वचा से जो पतली परत के साथ जो ऊन निकलता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कर्तन। ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ऊन इसे पहनते हैं, ये साड़ा का साड़ा कहाँ से निकलता है? तो आपके सीप वगैरह जैसे जानवर से ही निकलता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्तन। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डॉट डॉट में उल्लेखित है। देखो बता रहा है ना कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद से अगर हटाना है टाइम के पहले, तो आप किस प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटा सकते हो? दैट इज इम्पीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया से आप इसको हटाते हो। महाभियोग क्या है? तो पहले तो आ जाओ कि महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? 61 में चर्चा है। ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पर देखो, नॉर्मली हम लोग जानते हैं ना कि न्याय करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? तो न्यायपालिका का, कोर्ट का। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि इनको न्याय करके हटाया जाता है। यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। संसद के सदस्य ही क्या करते हैं? इनको जो भी प्रोसेस होता है ना उसके माध्यम से इनको पद से हटाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 61 के तहत हटाया जाता है। और कब हटाया जाएगा? क्या हमारा मन करेगा कि भाई राष्ट्रपति को हटाते हैं तो हटा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी इस राष्ट्रपति क्या करता है, जब या तो वो हमारे संविधान का उल्लंघन करे, नियम कानून का उल्लंघन करे, मंत्रिमंडल की बातों को नहीं माने, किसी विदेशी देश के प्रभाव में आ जाए, देश विरोधी काम करने लगे, तब क्या होगा कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगा करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस के बारे में देखो, आप जानते हो ना, अगर आपसे पूछता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है, आपसे पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। बट अगर आपसे पूछेगा कि संसद के कितने भाग होते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि संसद के कितने भाग होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? तो लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो भाग पूछेगा तो 3 हो जाएगा और सदन पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आप या तो इससे दोनों में से किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। दोनों में से किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको कितना परसेंट वोट चाहिए? मान लो कि लोकसभा से शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 25% वोट चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। फ्रैक्शन में बोले तो कितना हो जाएगा? 1/4। फ्रैक्शन में बोले तो 1/4। जैसे ही आप प्रक्रिया शुरू की, आपके पास 25% वोट शामिल हो शुरू मिल गया, तो आप शुरू कर दिए कि हाँ भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। लेकिन ये शुरू हुआ है ना, ये शुरू हुआ। इसको पारित करने के लिए आपके पास कितना परसेंट वोट चाहिए? 66% वोट चाहिए। कितना परसेंट? 66%। अगर फ्रैक्शन में देखें तो 2/3 वोट चाहिए, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ से पारित हो जाएगा। लोकसभा में मान लिया गया कि हाँ भाई आपका राष्ट्रपति देश विरोधी है, आपका राष्ट्रपति सही नहीं है देश के लिए। और जैसे ही 2/3 वोट आपको मिला, तो अब ये जो पेपर है ये कहाँ जाएगा? ये राज्यसभा में जाएगा। ये चीज यहाँ से भी शुरू होकर के कहाँ आ सकता था? तो यहाँ आ सकता था। और जैसे ही आप दूसरे सदन में इस चीज को भेज रहे होते कि हाँ भाई एक सदन में पास हो गया कि आपका राष्ट्रपति सही नहीं है, तो उसके 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ये सब प्रोसेस अंडर प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद दूसरे वाले में भी जब आपको 66% वोट मिल जाएगा, तो अब क्या हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है पूरी तरीके से लग चुका है, पारित हो चुका है। ठीक है, एक चीज और कि आप बताओ कि आप किसी को मान लिए कि भाई राष्ट्रपति ये काम किया, तो क्या जरूरी है कि जो ऐसा होता है ना कितनी बार कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि भाई सही हो। तो आपको दिख रहा है कि आपका राष्ट्रपति गलत काम किया, तो जरूरी नहीं है ना कि वो सही हो। तो राष्ट्रपति इस सिचुएशन में क्या कर सकता है ना, मान लो कि लोकसभा से पारित हो चुका है और उसके बाद राष्ट्रपति को सूचना दिया गया, तो राष्ट्रपति किसी भी दूसरे सदन में, जहां शुरू हुआ वहां नहीं, वहां के अलावा दूसरे सदन में जाकर के अपनी बातों को रख सकता है। अगर राष्ट्रपति बोलने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो वो वहां पर अटॉर्नी जनरल को भी भेज सकता है या अपने द्वारा नियुक्त किए हुए किसी व्यक्ति को भेज सकता है कि आप मेरा पक्ष रखिए, आप मेरे बारे में बात करिए कि बात क्या था ना, आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। तो 66% वोट जैसे ही मिल जाता है तो वो पारित हो जाता है और यही हो गया आपका महाभियोग का प्रक्रिया। चलिए, आपसे इसका चर्चा कहाँ किया गया? अनुच्छेद 61 में। चलो, आपसे यहाँ पे सवाल है, आप यहाँ पे ये बताना कमेंट करके कि भारत के कितने राष्ट्रपति को अभी तक महाभियोग के प्रोसेस से क्या किया गया है? तो हटाया गया। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे सवाल हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिएगा 9 क्या बोलता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है। ठीक है, अभी रिसेंट में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा महाराष्ट्र में क्या किया गया, तो महाराष्ट्र का एक जिला कहाँ, तो लातूर में, महाराष्ट्र का एक जिला लातूर जिले में। आपको पता है लातूर जिला उनके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, किनके लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। महाराष्ट्र के लातूर जिले में क्या किया है, तो विश्व शांति बुद्ध विहार का क्या किया, स्थापना किया। ठीक ना, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र या मुंबई, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई को क्या कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर। अगर आपसे पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर। और भी दिखेगा, अगर और देखें मुंबई के बारे में क्या देख सकते हैं, बताओ। इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, मुंबई को आर्थिक राजधानी, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, तो रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, यहाँ से टैक्स बहुत आता है। अगर यहाँ के सीएम के बारे में देखें तो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। और अभी देखो महाराष्ट्र में भी आपका क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के गवर्नर हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, अगर और भी यहाँ पे हम लोग देखें तो देख लो, ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तमिलनाडु। कर्नाटक के बारे में देखें तो इसको पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, आगे जाकर के 1973 के लगभग में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो कर्नाटका कर दिया गया। ठीक ना, क्या किया गया, तो ये इसका नाम आगे जाकर के कर्नाटका कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, ये जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस। ठीक ना, फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या यहाँ पर बोले कि फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर क्या की गई थी, तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है की गई थी। तो देखिएगा ये कितने व्यक्तियों को इस बार दिया गया, तो टोटल 4 व्यक्ति को दिया गया है और 1 संगठन को दिया गया। मतलब टोटल कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा कि 4 व्यक्ति हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, 1 संगठन हो जाएगा। ठीक ना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ये आपका दिया जाता है। स्थापना कब हुआ था, 1957 में, अप्रैल 1957 में, और दिया कब से जा रहा है, 1958 से दिया जा रहा है। चलिए देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट, जैसे देखिएगा इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो अप्रैल 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था, और दिया कब से जा रहा है, तो अगस्त 1958 से ये दिया जा रहा है। और आपको पता है पहली बार में ही अपने भारत के भी एक व्यक्ति पाए गए थे, कौन, तो अभी जिनके बारे में हम लोग देखे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे, भूदान आंदोलन में भी इन्वॉल्व थे, पवनार आश्रम का स्थापना किए थे। किसके बारे में बात हो रहा है, विनोबा भावे। इन्हें 1958 में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। एक पत्रकार को भी दिया गया था जो एनडीटीवी के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थे, रवीश कुमार, जिन्होंने एनडीटीवी छोड़ दिया जब वहां पे अडानी का कुछ शेयर वहां पे जब आ गया था। तो रवीश कुमार को भी दिया गया है, 2019 में दिया गया। और एक नेता को भी दिया गया जो अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, उनके बारे में आप बताइएगा कि किसको दिया गया था। ठीक ना, बताइएगा किस पार्टी से है और कौन है। अगर और भी देखें कि अभी किसको मिला है, तो अभी 4+1 करके आप याद रखना, 4 व्यक्ति हो जाएंगे और 1 आपका संगठन हो जाएगा। मे बी कि आपको ये नाम कभी नहीं याद होने वाला है, बट अब 2-4 बार देख लेना, उससे क्या होगा कि ऑप्शन में ये देख करके आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपने भारत के कोई है नहीं, सारे लोग बाहर के हैं, तो नाम भी थोड़ा सा अजीब आपको मिल जाएगा। जैसे देखना पहला नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले जो व्यक्ति हैं ये हैं भूटान के, और ये हैं कौन, तो ये हो जाएंगे आपके, देखिएगा कर्मा फुंतशो। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो कर्मा फुंतशो, इनको मिला है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं भूटान से, अपना पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू। ठीक है ना, थिम्पू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मा
कर्मा फुंतशो के बारे में याद रखेगा, पहला नाम हो गया। दूसरा आप देखना क्या है, तो दूसरा है गुयेन थी नगोक फुआंग। देखो इसमें से ना इतना बड़ा नाम याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पहला याद रखना कर्मा, है ना, पहला हो जाएगा कर्मा। दूसरा में आप याद रखिएगा फुआंग करके, एक फुआंग करके व्यक्ति जो है ये कहाँ के हैं, तो ये है आपके वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका हनोई। और भी देखिएगा नंबर तीसरा देखते हैं, तो फरवीजा फरहान, और जो इंडोनेशिया है ना ये पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ से याद रखना आसान होगा कि जो मुस्लिम वाला नाम है ये कहाँ का है, तो इंडोनेशिया का है। फरवीजा फरहान जो है ये कहाँ के हो जाएंगे, ये इंडोनेशिया इनको मिला है। चौथा नाम पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि आपका ये जापानी नाम है, जापान में ऐसा देखने को मिल जाता है, तो मियाजाकी हायायो, ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं जापान के। चार हो गया ना, कौन कौन से देश से आए, पहला तो भूटान से आया, फिर आप देख लो कहाँ से आया, वियतनाम से आया, इंडोनेशिया से आया और जापान से आया, ये 4 देश के लोगों को मिला। और एक आपका किसको मिला, तो संस्थान को मिला, जो किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, और किस देश का है, तो ये है आपका कहाँ का, तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड का। कहाँ का, तो एक देखिएगा पांचवा जो है ये आपका संस्थान है, और किससे संबंधित है, तो ये आपका रूरल समझते हो ना, गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का, और आपका चिकित्सा से संबंधित एक संस्थान है, थाईलैंड का है। नाम क्या है इसका, तो ये हो जाएगा आपका रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ये कहाँ का था, थाईलैंड का, जिसको क्या मिला है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। आप 4-5 बार इसको अगर पढ़ लोगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। नाम उतना नहीं आ जाएगा बिकॉज हम लोग भारतीय हैं, और हमारे भारत में इतना हार्ड नाम नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे एक बार देखिएगा, फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे पहला नाम क्या था, तो कर्मा फुंतशो, है ना, कर्म से रिलेटेड करके आप याद रखना, कर्मा फुंतशो हो जाएगा, जो कहाँ के, भूटान के, है ना, भूटान के। दूसरा क्या हो जाएगा, तो गुएन थी नवोक, इसको आप स्किप करिएगा, फुआंग याद रखिएगा, पहला कर्मा हो जाएगा भूटान का, दूसरा जो है आपका फुआंग याद रखिएगा, ये कहाँ से हो जाएंगे, तो वियतनाम से हो जाएंगे। तीसरा वाला याद रखिएगा फरवीजा फरहान, इजी नाम है, आप याद रख सकते हो, कहाँ का है, तो फरवीजा फरहान जो है इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, मुस्लिमों की संख्या यहाँ बहुत है। उसके बाद देखिएगा एक आपका हायायो मियाजाकी हायायो, ये कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जापान के। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड का, जो कि एक प्रकार का क्या है, संस्थान। तो इसका क्या हो जाएगा 4+1 करके आप याद रखना, 4 व्यक्ति और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका संस्थान। तो देखो अपना यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।